हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआईआर का अभी 2022 का जो पेपर हुआ था वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रेलेवेंस है, सिंस हम अपने जितने भी नोट्स बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनाते हैं और सिलेबस पर बेस करके बनाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या रेलेवेंस रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सेक्शन ए का पेपर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि बेसिकली कुछ पॉइंटर्स इसमें दिए हुए थे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका 10 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। तो सिस्टम अप्रोच के ऊपर लिखना है, 150 वर्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली लिखना है आपको। पेपर टू यूनिट 5 में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सिस्टम्स अप्रोच का। तो ये एक बार देख लेते हैं कहाँ था। सो दिस इज़ यूनिट 5 और यूनिट 5 में से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हैं यूपीएससी ने वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक देखते हो, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिस्टम्स, फंक्शनलिस्ट अप्रोचेस वगैरह यहाँ पर दी हुई है। तो इसी के कंटेक्स्ट में जैसे 2011 का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिस्टम अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो काफ़ी सारे सिस्टम्स अप्रोच, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, सिस्टम्स थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, तो स्ट्रक्चरल फंक्शन वगैरह, देन कैप्लान सिस्टम्स थ्योरी, अगेन सिस्टम्स थ्योरी, सोशल साइंस सिस्टम थ्योरी। एंड यहाँ पर 2022 में अगेन सिस्टम्स अप्रोच पूछा गया है। तो सिस्टम्स अप्रोच पर सिंस काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, चाहे आप इसको यूनिट 1 में इंक्लूड करके पढ़ो, चाहे आप यहाँ पर पेपर 2 में इंक्लूड करके पढ़ो अप्रोचेज में। पर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यूनिट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि अप्रोचेज़ वाला पार्ट आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें मॉडर्न अप्रोचेस के अंडर ये आएंगी, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच और सिस्टम्स अप्रोच। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है, इनका आना तो बनता ही था। ठीक है, तो इसलिए रेपिटेटिव क्वेश्चन है, अगेन रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस रिपीट होने से देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हो ना, उसका एक फ़ायदा रहता है कि मान लो अभी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर गए हो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि न्यू आ जाता है बिल्कुल ही, जो सिलेबस में भी नहीं है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं है, मतलब कि यूपीएससी ने 40 साल में भी नहीं पूछा और सिलेबस में भी कहीं नहीं दिया हुआ। तो ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के ऑलमोस्ट सारे सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक्स, एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या फिर वही सेम क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वही सेम टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मोरलेस सेम ही रहता है, बहुत अंतर नहीं आता है। तो अभी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ़ायदा क्या रहता है कि अगर आप ये कर जाते हो जो आपको ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, तो एग्ज़ाम में ना आपका टाइम बच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो आपको आएंगे, अगर आप रट के गए हो, करके गए हो पूरा अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फटाफट से लिखोगे। अब जो बिल्कुल, क्योंकि न्यू क्वेश्चन होगा ना, उसमें क्या होता है कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, सोचने में टाइम जाएगा, फिर लिखने में टाइम जाएगा। तो उसमें क्या है, पूरा का पूरा आपको आंसर बनाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आप ऑलरेडी उस क्वेश्चन को पढ़ के रट के आए हो, उसकी प्रैक्टिस करके आए हो, सारी थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। इसी को, क्योंकि हम मैं बार बार आपको ये बताती हूँ, इसी को ही आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी जाके आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम में। बिकॉज कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, लिखना बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी पड़ती है कि आपको क्वेश्चन के आंसर बने बनाए यहाँ पर होने चाहिए। आप यहाँ पर पढ़ के गए हो अगर सिस्टम्स अप्रोच, वहाँ पर आप लिख के आ सकते हो। तो जो काम अभी आप न्यू क्वेश्चन, न्यू आंसर बनाते, उसमें आपको टाइम लगता, अब यहाँ पर अगर आप पढ़ के गए हो, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से लिख दोगे। तो अगर मान लो कोई ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं एग्ज़ाम में जो बिल्कुल न्यू भी आए हैं, तो उससे क्या होता है, जो टाइम आपका यहाँ बचा है ना, वो टाइम आप यहाँ दे दोगे नए क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। तो क्या है, वो इक्विलिब्रियम आपका बना रहेगा। तो उससे आपका तो बेटर परफॉर्म कर दोगे आप एग्ज़ाम में, बेटर मार्क्स आता है। और एक एक दो 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 मार्क्स से आपको भी पता है कि कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए सिस्टम्स अप्रोच करके जाना ज़रूरी था। हम लोगों ने करवाया भी है यूनिट 1 में, आपने पढ़ा भी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें लेक्चर्स में आप देखना, सिस्टम्स अप्रोच दिया हुआ है। ये देखो आप, यूनिट 1 जब हमने पढ़ाई थी तो यूनिट 1 में अप्रोचेज़ में, मॉडर्न अप्रोचेज़ में दो तरीके की अप्रोच, पहले बिहेवियलिज्म, पोस्ट बिहेवियलिज्म, और इसके अंडर भी दो तरीके की अप्रोच थी, सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच। तो सिस्टम्स अप्रोच क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया था यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 1 थोड़ा लंबा भी है, और क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी।
तो इसी वजह से ये सारे यूनिट्स जितने भी बताए मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट से करके जाने ज़रूरी है। अप्रोचेस तो आपको छोड़ के नहीं जानी है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही अप्रोच से दो क्वेश्चन आ गए, तो इस तरीके के भी हो सकता है। बट अदरवाइज यूनिट 1 2 ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, काफ़ी लंबी यूनिट्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। ऐसे यूनिट 9 10 भी है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। 4 यूनिट्स अगर आप मुझसे पूछोगे जिसमें से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। यूनिट 1 बहुत अच्छे से करके जाने की नीड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके सारे करने हैं आपको। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 9 यूनिट 10 और यूनिट 3 करके जाने की नीड रहती है, क्योंकि उसमें से जस्टिस वगैरह एंड देन जितने भी ये टॉपिक्स रहते हैं थिंकर से रिलेट करके कुछ भी, यूनिट 10 और यूनिट 3 को आप थोड़ा सा रिलेट करके करते हो तो उससे क्या है आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल रिलेटिविज्म, ये पेपर 1 यूनिट 5 में है, ये भी देख लेते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5। यहाँ पर जितने भी यूनिट 5 आपका मीनिंग एंड थ्योरीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब इसमें से कल्चरल रिलेटिविज्म पूछा है, तो हमने ये ह्यूमन राइट्स के अंडर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ये पुट किया था, जिसमें कल्चरल रिलेटिविज्म सिंस 2022 में पूछा हुआ है। अब आप 2010 का ये क्वेश्चन देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच यहाँ पर अगर आप पढ़ के गए हो तो कल्चरल रिलेटिविज्म पे आप लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो अगेन आपका टाइम बचता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करके जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ रहती है, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है वो स्केप्टिकल हो जाते हैं कि अरे अगर बाहर से आ गया तो क्या करेंगे। तो अगर बाहर से आ रहा है या कोई नया क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है तो उससे क्या होता है कि हर किसी के लिए वो नया ही है, सिर्फ आपके लिए नया नहीं है। और अगर बाई चांस कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए ना एक वो जो डर वाली चीज़ रहती है ना कि अरे यार सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले करके चले गए, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाए, तो आप ये समझो पहले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी को ही आप कर लोगे, बहुत है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है ये भी। तो यही आप बार बार जितना प्रैक्टिस कर लोगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एनीवे चॉइस वगैरह मिलती है, आपके क्वेश्चन आते होंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको फिर भी मन में डर रहता है तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप ना बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ होती है ना, अपना आप तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते रहो। ठीक है, पूरा आप अच्छे से करके जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगर वो डर वाली चीज़ है तो बाहर से कोई भी आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ उठानी है अलग अलग उठाओ और प्रैक्टिस करते रहो। उससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अगेन उसका कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वजह से, बट अगेन आपको पता है कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। फिर भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाना चाहो लगा सकते हो, और कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, कोई भी जो भी मार्केट में अच्छी मिल रही हो, और उसको क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखो। अब ये क्वेश्चन पूछा है रेवोल्यूशन इन परमानेंस, अगेन 150 वर्ड्स में ये लिखना पड़ेगा, और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो रेवोल्यूशन इन परमानेंस से पढ़ के अब ऐसे कोट करके लिखा हुआ है, तो कोट करके लिखा हुआ है इसका मतलब किसी की तो थ्योरी होगी, किसी ने तो बोला होगा। पेपर 1 यूनिट 8 में देखो है तो सही है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। बट अगर आपको ये पता लग जाए ना ये किसने कहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली क्या है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी है ये परमानेंट रेवोल्यूशन की। अब परमानेंट रेवोल्यूशन जो है वो टर्म ही कार्ल मार्क्स ने निकाली थी। इसमें बेसिकली क्या कहा हुआ था, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है रेवोल्यूशनरी क्लास की। रेवोल्यूशनरी क्लास की एक स्ट्रैटेजी है जो कि अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, खुद के इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट के लिए ये लोग लड़ते हैं, इंडिपेंडेंटली ही लड़ते हैं, इनकी यही क्वालिटी है, इसीलिए इसको परमानेंट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इंडिपेंडेंटली ये लोग लड़ते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई किसी और सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कोई अलाइंस वगैरह नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करते ये। ठीक है, तो ये इनका परमानेंट रेवोल्यूशन वाला जो आइडिया था वो इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर मार्क्सिज्म का निकाला हुआ ये पूरा आइडिया है
कि रेवोल्यूशन जो है वो चलता रहता है, हर कोई अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ता है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स आप कह सकते हो, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने ये निकाला था, ये पूरा टर्म जो है वो निकाली थी। ठीक है, अगर आपको ये पता लग गया तो ये जो टॉपिक है कि मार्क्स ने बोला है, तो ये टॉपिक आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। रेवोल्यूशन इन परमानेंस, अगेन आप वही लिखोगे, रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट चल रहा था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में मार्क्सिज्म किसके अगेंस्ट चल रहा था, उन्हीं लाइंस पर आपको पूरा लिखना है कि बुर्जुआ क्लास कैपिटलिस्ट सोसाइटी डोमिनेट कर रहे थे, ओप्रेस कर रहे थे, और जो एलिटिस्ट ग्रुप्स है वो ओप्रेस करते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वगैरह, वही सेम आइडिया चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेपर 1 यूनिट 8 में मार्क्सिज्म का जो कंसेप्ट है वही हमने मार्क किया है, 2022 का एक क्वेश्चन, रेवोल्यूशन इन परमानेंस। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस पर आपको लिखना है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ पावर, पेपर 1 यूनिट 7 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि पावर पे हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है, बेसिस ऑफ पावर, नेचर ऑफ पावर, फीचर्स ऑफ पावर वगैरह वगैरह, पूरी यूनिट का नाम ही पावर पे बेस्ड है। तो इसलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेबस का टॉपिक भी है। दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ पावर यूनिट 7, और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पावर में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेचर मीनिंग ऑफ पावर 2020 में ही पूछा था, 2022 का क्वेश्चन बेसिस ऑफ पावर, ये आपको आना चाहिए था। हम लोगों ने जो अपने नोट्स बनाए हैं, तो जो लोग सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें दिया हुआ है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो बिल्कुल ही नए आ गए हैं, ठीक है, बट हम लोगों ने नोट्स में कराए हुए हैं। क्यों कराए हैं उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, सिंस सिलेबस में दिया हुआ है, तो चाहे 40 साल में यूपीएससी ने कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस टॉपिक से ना पूछा हो, बट फिर भी सिंस सिलेबस का पार्ट है तो सिलेबस में अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने पावर में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप पावर पढ़ के गए हो और तो बहुत अच्छे से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, पेपर 1 यूनिट 2 का पार्ट है। अगेन लॉ के ऊपर बहुत क्वेश्चंस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। लॉ के ऊपर तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी। अगेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने हर किसी की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, रॉल्स की, लॉक की, हर किसी की, हॉब्स की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये है कि हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कुछ जगहों पे, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें पर्टिकुलर पर्सन रूल कर रहा है, तो उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें। तो सिक्योरिटी के लिए हम कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बस यहाँ पर वही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो लॉ की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेपर 1 यूनिट 2 में आपको मिल जाएगी। ये है यहाँ पर लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, 2022 का एक क्वेश्चन है। लॉक के ऊपर एनीवे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, जॉन लॉक के ऊपर, तो ये आप करके जाओगे लॉक अगेन, ठीक है। तो लॉक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसमें हमने दिया हुआ है ये। तो नोट्स में जिनके पास नोट्स होंगे ना, नोट्स करके गए होंगे, उनको ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है और लॉक की भी की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर का क्वेश्चन ये आया था, फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी कल्चर नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यू लिबरलिज्म टुडे डिस्कस। तो पेपर 1 यूनिट 2 का ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसी कंटेक्स्ट में हमें लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जैसे कि 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली एग्जामिन न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, 2017 में भी पूछा था न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, ऐसे ही 2022 में अगेन क्वेश्चन आया न्यू लिबरलिज्म पे, फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी कल्चर एंड नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यू लिबरलिज्म टुडे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये आंसर कैसे होगा और कैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर आप न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ के गए हो, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट पढ़ के गए हो, न्यू लिबरलिज्म ऑल इन ऑल आप पढ़ के गए हो अगर, तो उसका क्रिटिसिज्म जो होगा, जितने भी पॉइंटर्स होंगे उसके क्रिटिसिज्म में, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बात ये की गई है, न्यू लिबरलिज्म होता क्या है, जहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन मिनिमम रहता है, फ्री मार्केट रहती है, स्टेट इंटरवेंशन मिनिमम रहता है, फ्री मार्केट रहती है, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है, प्राइस कंट्रोल्स वगैरह बहुत मिनिमम रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिबरलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। तो न्यू लिबरलिज्म के जो कुछ क्रिटिसिजम्स हैं वो कौन से होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी ये लाता है,
यहाँ पर वही सेम बात तो बोली गई है कि कम्युनिटी कल्चर और नेशन जो है वो न्यूलिबरलिज्म को वीक करता है, उसकी हेजेमनी को वीक करता है। तो कम्युनिटी कल्चर नेशन कैसे वीक करता है? क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि इक्वालिटी बनी रहे, बट न्यूलिबरलिज्म से क्या क्या आता है? इनइक्वालिटी आती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी ये वीक कर देता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छे नहीं होते, उसमें इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ती है न्यूलिबरलिज्म से। क्योंकि ये कैसे होता है, जैसे ऑन दी वन हैंड ऐसे लोग आते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, उनकी स्पेंडिंग पावर भी ऑब्वियसली, अब इनकम कम है, स्पेंडिंग पावर भी उनकी लो ही है। दूसरे एरिया में अब ऐसे लोग आते हैं एट द सेम टाइम जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं और जो और ज़्यादा सेव कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। हाई स्पेंडिंग पावर होती है इनकी, ठीक है, स्पेंडिंग पावर काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे जब लोग आगे आगे बढ़ते हैं तो वेल्थ जो है, जो और रिच हो जाते हैं, उनका ट्रिकल डाउन होती ही नहीं है, जैसे न्यो लिबरलिज्म में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यो लिबरलिज्म से इनइक्वालिटी और ज़्यादा प्रमोट होती है। दूसरा आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक क्रिटिसिज्म है यहाँ पर, क्योंकि न्यो लिबरलिज्म जो है उसका एम्फेसिस रहता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी में, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो क्रिटिक्स हैं न्यो लिबरल थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से जितने भी सॉवरीन नेशंस हैं उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वो रह जाता है, यहाँ पर उनको डिप्राइव कर देता है न्यो लिबरलिज्म। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस को प्राइवेट कॉरपोरेशन से रिप्लेस कर दोगे, जिससे कि एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। जबकि प्राइवेटाइजेशन से होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज़रूर इंक्रीज़ होती है, बट यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर प्रोडक्टिविटी सिंस इंक्रीज़ भी हो रही है तो इम्प्रूवमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक कहते हैं न्यो लिबरलिज्म को, कि एक्सप्लॉयटेशन, सोशल जस्टिस भी होगा और ये लोग तो पॉवर्टी को भी क्रिमिनलाइज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिटिसिज्म में आती है, इसी वजह से ये टॉपिक अच्छा इम्पॉर्टेंट है। तो रेपिटेटिव टॉपिक है आपका ये ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वालिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे, कम्युनिटी कल्चर नेशन के अलग अलग पॉइंटर्स लिखोगे, 3 पॉइंटर्स बना के, और तो बेसिकली आपको न्यू लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म यहाँ पर लिखना है। तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वालिटी ऑफ estates caused equality of power and equality of power is liberty commit। पेपर 1 यूनिट 4 का ये क्वेश्चन आया है। तो आप थोड़ा सा इससे आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर प्रॉपर्टी की इक्वालिटी हो जाए, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी हो, तो उससे क्या होगा, एक पावर में भी इक्वालिटी आ जाएगी, और अगर पावर में इक्वालिटी आ जाए तो फिर हम लिबर्टी अचीव कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ लिबर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर्टी, पावर, इन सब से रिलेट करके लिख सकते हो। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये कैसे पूछा हुआ है। सो दिस इज़ यूनिट 4। यूनिट 4 में अंडर रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, क्वेश्चन क्या था, इक्वालिटी ऑफ एस्टेट्स कॉज इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी। तो अभी इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर तो यूपीएससी का सिलेबस में ही है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी सिलेबस के हिसाब से है इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो ये तो यहाँ पर टॉपिक ही है पूरा सिलेबस का, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आना बनता भी है, और इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अगर आप इस टॉपिक पर प्रिपेयर करके गए हो। एटलीस्ट आप लोगों से सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो यूनिट में लिखा है सिलेबस में, सिलेबस का एक एक टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि उसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तो सिलेबस का ही पार्ट है, तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। फिर सेकंड, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, आपको इन दी एंड उन्हीं लाइन्स पर अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब 2014 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, एक्सप्लिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अगेन यहाँ पर अगर आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम एंड लिबर्टी पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम से कनेक्ट करके पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि बहुत नया क्वेश्चन है, 2014 में भी रिलेटेबल क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपको लिख के आना चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Elitist theory of democracy denies the possibility of democracy as a rule of the people. Elucidate. अब ये क्वेश्चन पेपर 1 यूनिट 6 का है। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अब सिलेबस में क्या लिखा है और क्यों मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सिर्फ जैसे सिलेबस का टॉपिक है वो तो आपको तैयार करना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, बट नोट्स कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ से अभी एक भी क्वेश्चन पहले यूपीएससी ने नहीं पूछा हुआ है, बट अब ये क्वेश्चन तो आ गया। अब आपको सिनॉप्सिस आईएएस के नोट्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, अगर आप नोट्स पढ़ के गए होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से होता। अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाई हुई है। नोट्स का रोल कहाँ आता है या किसी भी टीचर का रोल कहाँ आता है, मैं आपको नॉर्मल वे में समझाती हूँ। देखो, आप सिलेबस का टॉपिक पढ़ोगे, उससे आपको यूपीएससी के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये सबसे पहले अगर यूपीएससी कहीं से पूछेगा वो उन सिलेबस के टॉपिक से पूछ लेगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो आपको करना ही है क्योंकि इन दी एंड आपको एग्जाम में आंसर्स लिख के आने हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसमें टीचर का रोल आता है। क्यों? क्योंकि टीचर ये बताता है कि अगर मान लो एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे सिलेबस में लिखा है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी आप पढ़ के चले जाओगे, पर आपको ये कैसे पता लगेगा कि डेमोक्रेसी के अंडर हमें क्या पढ़ना है? उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। अब आपको ये समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे पूछा है या फिर डेलिबरेटिव पर पूछ लिया, तो अब आपको ये कैसे पता होगा, या फिर मान लो डेमोक्रेसी की और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पर ही क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करें। अब आप इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, अब यहाँ पर टीचर का रोल आता है। कैसे? वो ये बताना चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो आपको कहाँ से पता लगेगी? किताबों से भी। तो या तो आप किसी टीचर को फॉलो करोगे या फिर आप कोई बुक्स फॉलो करोगे। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी बुक्स फॉलो करो, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप किताबें फॉलो कर लेते हो उससे ना आपके माइंड में वो चीज़ समझ में, आपको समझ में भी बेटर आती है और आपके माइंड में ना वो चीज़ स्टिक हो जाती है। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करोगे तो फिर वो एक तरीके से ये है कि आपको कंसोलिडेटेड मटेरियल एक जगह मिल गया, अब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। बट अगर किसी के पास टाइम है तो मैं यही रेकमेंड करूँगी आपको कि आप किताबें ज़रूर आप फॉलो करो। उससे क्या होता है, आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स एक टॉपिक के पता लग जाते हैं। जैसे एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बुक्स अलग अलग रेफ़र करके नोट्स बनाए हुए हैं, तो उससे क्या होता है, पता लग जाता है कि यहाँ पर ये आता है। जब आप खुद बुक्स पढ़ते हो और ज़्यादा रिसर्च करते हो, उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। बट अगेन आपको इन दी एंड अगर क्वेश्चन लिखने हैं तो आप अपने टॉपिक्स पढ़ो, देखो प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और उसको लिख के आओ, बट दैट इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग। अब हम देखते हैं लेटेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पर क्या क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाया है। दिस इज़ यूनिट 6, डेमोक्रेसी, क्लासिकल कंटेम्प्रेरी थ्योरीज एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव। ठीक है, अलग अलग टाइप का आपकी डेमोक्रेसीज आती हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी कोई क्वेश्चन नहीं, लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, कंटेम्प्रेरी, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी ये पूछ लिया अगर, तो अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, इन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ वो है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। तो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी से इस बार क्वेश्चन आ गया। जिन लोगों ने सिनॉप्सिस आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे उन लोगों को पता होगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी पता होगा कि नोट्स में ये गिवन है और उन लोगों ने पढ़ा भी होगा। एलिटिस्ट थ्योरी पर ये कंटेंट था अवेलेबल, तो ये आपको पढ़ के जाना था। अगर आप पढ़ के गए हो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्टेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका था, इसमें फ़ीचर्स वगैरह सब कुछ गिवन है और साथ में जितना भी आपका इंट्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है सब कुछ गिवन है यहाँ पर। और साथ में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूटर्स इसके कुछ थिंकर्स इंक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पर थिंकर्स भी गिवन है। तो एलिटिस्ट थ्योरी का क्वेश्चन इज़ वेरी वेल अटेम्प्टेबल, आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए था अगर आपने ये नोट्स फॉलो किए हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। पेपर 1 यूनिट 2 का क्वेश्चन है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई घुमा के भी नहीं पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया हुआ है। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बताना है बस। ये लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट तो मतलब सिलेबस का ही टॉपिक है ये, तो इसमें से तो क्वेश्चन आना बनता ही है अगेन। तो सिलेबस का जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है ना, उसका एक एक टॉपिक तो करके जाना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पे जेएस मिल के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी पर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो 2005 में भी लिबरल थ्योरीज पर क्वेश्चन है। तो ये तो मेन आपका टॉपिक है, इसके ऊपर तो आप कुछ ये नहीं कह सकते कि ये तो कुछ अलग सा आ गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आया है, जो पूछा हुआ है वही एग्जैक्टली पूछ दिया है। इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए ये आपका। तो जब आप अगर आपने नोट्स अगेन फॉलो किए हैं तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट जैसे ही स्टार्ट होगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इंट्रोडक्शन ही यही है इसी टॉपिक का, ये लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी टर्म्स आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हैं यूपीएससी ने, दोबारा से भी पूछा है। ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइजेस रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। कॉमेंट। पेपर 1 यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स पर अगेन सिलेबस का टॉपिक है, उसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखना है कि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस है और इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट के बीच का, तीनों के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। अब पेपर 1 यूनिट 5 में अगेन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स सिलेबस का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ऑलरेडी, जैसे 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जब इतनी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था 2021 में, 2022 में भी पूछ लिया सेम। तो यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखना था, 2021 का एक क्वेश्चन था। 2022 में पूछा ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस अगेन। फिर उसके बाद इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 2018 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। 2008 में क्वेश्चन पूछा था, ह्यूमन राइट्स आर बेसिक मॉरल गारंटीज दैट पीपल इन ऑल कंट्रीज एंड कल्चर्स पोजेस सिंपली बिकॉज दे आर पीपल। अगेन यहाँ से आप थोड़ा कंटेंट ले सकते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपना ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2016 का क्वेश्चन था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिगार्डेड एज अ मैटर ऑफ चेंजिंग कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। कल्चरल रिलेटिविज्म पर क्वेश्चन अभी भी पूछा हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, वो आया हुआ है। इसमें एनवायरमेंटल राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में लिखना है, और इसी तरीके के अलग अलग राइट्स पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ह्यूमन राइट्स अगर आप पढ़ के गए हो, क्वेश्चन आप लिख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलेबस का ये टॉपिक है, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। कमेंट। तो इंडिविजुअलिज्म के कंटेक्स्ट में लिखना है हॉब्स की एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी में। तो अभी क्या है कि ये क्वेश्चन भी अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पेपर 1 यूनिट 10। पेपर 1 यूनिट 10 सिलेबस का ही पार्ट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अलग अलग थिंकर्स हैं, हॉब्स भी इसमें एक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब आप एक क्वेश्चन देखो, ये वाला 2011 का, हॉब्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट। 2004 का ये क्वेश्चन देखो, हॉब्स स्टार्ट एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। अब आप 2022 का ये क्वेश्चन देखो, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। कमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेटिव है, 2011, 2004 क्वेश्चन को मिला दो, ये क्वेश्चन बन जाता है। इंडिविजुअलिज्म पे पढ़ के गए हो, एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी आपको पता है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2004 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेटिव है। मैं आपको बार बार ये बताती हूँ, हर एक लेक्चर में ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाओ, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के जाने की बिल्कुल नीड नहीं है, इधर उधर के मटेरियल से आप मत देखो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर स्टिक करो, आपके आंसर्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर 1 यूनिट 9 से। डॉक्टर अंबेडकर पर क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर सिलेबस का ही पार्ट है पेपर 1 यूनिट 9 का। तो डॉक्टर अंबेडकर के सोशल जस्टिस के आइडिया को एक्सप्लेन करना है। दैट डॉक्टर अंबेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस। सोशल जस्टिस, डॉक्टर अंबेडकर के सोशल जस्टिस पर काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं। So it leads to egalitarian justice as compared to Rawls justice as fairness, which aims at the notion of pure procedural justice. अब यहाँ पर क्या है, 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं, रादर 4 एस्पेक्ट्स किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में लिखना है, हाउ इट लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस के बारे में लिखना है, फिर इसको कंपेयर करना है आपको रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस। रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस अगर आपने पढ़ा है, अगेन आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए था। और अगेन तो सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल है एंड दिस एम्स एट प्योर प्रोसीजरल जस्टिस से आपको लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एस्पेक्ट्स हैं ओवरऑल, ये आपको कवर करने हैं। चारों एस्पेक्ट्स के बारे में, चारों एस्पेक्ट्स इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गए हो, ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब यूनिट 9 क्या है पहले देखते हैं। यूनिट 9 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, फिर उसके बाद कुछ थिंकर्स के ऊपर सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय। बी आर अम्बेडकर अगेन सिलेबस का टॉपिक है, तो उनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कौन सा पूछा है और किस तरीके के पूछे हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे अम्बेडकर का टॉपिक ये है, अम्बेडकर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2020 का ये क्वेश्चन था। 2018 का क्वेश्चन था एनिलेशन ऑफ कास्ट पर। 2017 का क्वेश्चन था ये, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुड नॉट लास्ट अंटिल अनलेस सोशल डेमोक्रेसी ले एट इट्स बेस। तो अगेन 2017 में पूछा। 2016 में पूछा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म। तो सोशलिज्म पे, सोशल डेमोक्रेसी पे ऑलरेडी बी आर अम्बेडकर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर 2011 में भी कमेंट ऑन व्यूज़ ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर ऑन सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर भी आपको अम्बेडकर सोशल जस्टिस डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप पढ़ के गए हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2006 का क्वेश्चन है अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ये भी अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन है, अम्बेडकर का सोशल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल है। अब 2022 में क्वेश्चन अगेन सोशल जस्टिस पे पूछा हुआ है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए हो, अगेन ये आंसर बहुत ईजिली सॉल्व होगा। डॉक्टर अम्बेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस एज कम्पेयर टू रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस विच एम्स एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। कमेंट। तो सोशल जस्टिस पढ़ के गए हो, इगैलिटेरियन जस्टिस आप पढ़ के गए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। रॉल जस्टिस एज फेयरनेस आप पढ़ के गए हो, सिलेबस का टॉपिक है। प्योर प्रोसीजरल जस्टिस आप पढ़ के गए हो, सिलेबस का टॉपिक है। तो ये आप अगर आप करके गए हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कनेक्ट करना है सबको और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत विद ग्राम सभा शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड एज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो सिंपल पंचायत के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिन पंचायत में ग्राम सभा होती हैं उनको इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि जितने भी रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल है वो उनको आइडेंटिफाई करे, यूज़ करे अपनी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। तो इसको ग्राम स्वराज के कंटेक्स्ट में हमें एक्सप्लेन करना है। तो ग्राम स्वराज का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक एडिशन है। पेपर 1 यूनिट 15 से आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हो, ये टॉपिक है और सिलेबस का पार्ट है अगेन। तो सिलेबस के हिसाब से यूनिट 15 में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, पंचायती राज, म्यूनसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन पे, न्यू पंचायती राज के ऊपर विमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में, देन पंचायत एक्सटेंशन सर्विसेज एक्ट 1996 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चेंजिंग स्ट्रक्चर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2007 में अगेन पूछा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है कि बार बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में भी ग्राम सभा के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ओवरऑल ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, तो 2022 का क्वेश्चन इज़ स्टिल अटेम्प्टेबल।
कि पंचायत जिनमें ग्राम सभाज हैं उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करें। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर और आपके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है उसको, उसके अगर आप पॉइंटर्स देखोगे तो आप डेवलपमेंट वाले कंटेक्स्ट में इसको लिख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ओवरऑल, तो उसको आप ज़रूर इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है। अब ये जो नया एस्पेक्ट इसमें एक ऐड किया है वो थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंसेप्ट कंटेक्स्ट ऑफ ग्राम स्वराज। अब ग्राम स्वराज अगर आप पढ़ के गए हो तो आप इसमें ये एडिशन करोगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इतना ही है। बाकी अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अटेम्प्टेबल नहीं है। हल्का सा एक न्यू एस्पेक्ट ऐड ज़रूर हुआ है ग्राम स्वराज का, अदरवाइज बाकी सारा जो जितना भी पार्ट है वो पुराना ही है, नया नहीं है। डेवलपमेंट का पार्ट पूरे इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। जब आप आंसर्स इसके इन सब के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा डेवलपमेंट की तरफ ही तो लेके जाना होता है। जब भी हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें हम डेवलपमेंट का एस्पेक्ट ज़रूर ऐड करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट इज एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये एक नया क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन, पहले कभी पूछा नहीं हुआ है, नए तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। पेपर 1 यूनिट 3 का पार्ट है ये। दिस इज यूनिट 3 जस्टिस। इसमें कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में अलग अलग टाइप्स ऑफ जस्टिस ये सब पूछा हुआ है ऑलरेडी। थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जैसे पूछा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, हाउ इज इट रिलेटेड टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी, अगेन ये मतलब सिमिलर लेवल के क्वेश्चन है। इसको हमने पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको क्वेश्चन को। अब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये तो मतलब एक नॉर्मल सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस एक प्योरली न्यू टॉपिक है, तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप और कहीं से बुक्स रेफ़र करके पढ़ के गए हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये हमारे नोट्स में भी आपको नहीं मिलता, एक नया क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सेक्शन ए पूरा डिस्कस किया है कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से यूनिट्स हैं जिससे आप इसको लिंक करोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। हर लेक्चर में मैं आपको बार बार ये बोलती रहती हूँ, आपको ये लगेगा बोर कर रही हूँ मैं, बट वो बोर वाली बात नहीं है। प्लीज़ आप समझो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बोर समझ रहे हो तो प्लीज़ आप ये भी समझो कि इससे ही आपके आंसर्स सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ आपका अभी मेन एम क्या है, आंसर्स लिखना है ना मेन एम। तो आपको इन दी एंड आपको इतने सारा पढ़ के करोगे क्या जब आपके आंसर सॉल्व नहीं हो रहे। तो जो पूछा हुआ एटलीस्ट आप वो तो पढ़ के जाओ, सिलेबस तो आपको करके जाना ही है जो टॉपिक्स उसमें दिए हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, अगर आप उसके अलावा अदर बाकी सारे आप टेस्ट सीरीज लगाते रहो उल्टी सीधी, उसमें उल्टे सीधे कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं से भी, मतलब हवा में तीर चलाने वाली बात है वो। आप सीधा सीधा अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको बार बार लिख लिख के देखो, सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज़ की नीड क्या है इसमें। फिर भी अगर आपको डर है कि भाई क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बिल्कुल ही एक क्वेश्चन आपको दिखा है बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक भी क्वेश्चन है ऐसा जो पहले पूछा नहीं हुआ। तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो भी हम लोगों ने करवाया ही हुआ है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल ही नया कुछ आ गया है ऐसा जो हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं मतलब यही रिकमेंड करूँ, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर स्टिक करके रहो, आपके आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे सारे। इन दी एंड हमें लिख के आना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन बी एक बार डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मतलब लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं ऑलरेडी। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई करके गया था उसका एग्ज़ाम हो गया होगा क्लियर। ठीक है, सो जस्ट वन मोर थिंग, अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट डाउनलोड करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप दिस इज synopsisias.in हमारी वेबसाइट है, ये ऑप्शनल्स में आप जाओगे, PSIR ऑप्शनल पर क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ पर आपको दिस इज़ फ्री मटेरियल, यहाँ पर आप क्लिक करना, तो ये PSIR ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, ये डाउनलोड आप कर लेना।
इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप एक बार देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चंस हर साल रिपीटेटिव नेचर के ही रहते हैं। क्वेश्चन टॉपिक सब रिपीट होता है। सिलेबस भी आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा, ऊपर सिलेबस लिखा होगा। जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा होगा आपने, जैसे कंटेंट था अभी, जैसे सिलेबस लिखा हुआ था, सिलेबस का टॉपिक लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस रीअरेंज्ड हैं बहुत अच्छे से कि जिस टॉपिक में जो आता है वो लिखा हुआ है, उसके फर्दर सब हेडिंग्स भी बनाई हुई हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है कि जैसे वेटेज वगैरह भी आपको पता लग जाएगी कि किस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में से थोड़े कम है, तो उस हिसाब से आपको वेटेज का आइडिया लग जाएगा। तो अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो उससे क्या होता है कि जैसे 40 साल के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, उसमें आप थोड़े से ना अपने आप से फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि जैसे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट 1 2 बताया मैंने आपको, यूनिट 5 बताया था, देन यूनिट 9 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यूनिट 3 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसी वजह से आपको ये सब पता लग जाता है। तो जो थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट यूनिट है, मतलब कि जिसमें से क्वेश्चंस कम आए हैं, या फिर यूनिट के भी जो सब टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं या कम आए हैं, उसको हम थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हैं पढ़ने के लिए। पहले वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन राइट्स था, अभी उसमें क्या है, हर साल क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है। 2018 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है, 22 में पूछ रहा है। तो क्या है कि ऐसे टॉपिक्स करके जाने ज़रूरी होते हैं, पहले ये कर लेने चाहिए। यूनिट 1 में आपको पता है कि अलग अलग थ्योरीज़ हैं, ठीक है, अप्रोचेज़ हैं अलग अलग। तो अप्रोचेज़ में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो इसलिए अप्रोचेज़ कर जाओ सारी। अभी पूछा है सिस्टम्स अप्रोच पे, पूछ लिया क्वेश्चन, तो अभी क्या अप्रोचेज़ कर जाओ अच्छे से। थ्योरी फिर नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्टेट है यूनिट 2 का, उसमें से आपको पता ही है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें से आपको पता है हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। थिंकर्स में आपको पता है यूनिट 9 10 में इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी थिंकर पे पूछेगा ही। वो थिंकर्स कर जाओ अच्छे से, सिलेबस के टॉपिक्स कर जाओ और उसके बाद थिंकर्स कर जाओ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। इसको डाउनलोड करो और आप अपना देखो एक बार कि क्या क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है फिर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।